सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं चैप्टर 3 यूनिट 2 के सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमने आपसे क्या बातें करी थी। सर यू हैड टोल्ड अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आज भी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड ग्रेजुअली जो नई चीजें हैं वो भी अपने ग्रास्प करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स सवाल है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड, बराबर? राइट सर। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट रन का, हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट रन का। अब बच्चे, शॉर्ट रन में क्या होता है समझते चलिएगा। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। लॉन्ग रन में सब फैक्टर ही वेरिएबल होते हैं, ये बात याद होगा आपको। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट समझा था, वेरिएबल कॉस्ट समझा था, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट समझा था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझा था, इफ यू ऑल रिमेंबर द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास का अगर आप लोगों को कहानी ध्यान हो तो। अब क्या, अब क्या, ये देखिए, सुनते चलिए बातचीत को, देखते चलिए बच्चे लोग। इन रियलिटी शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है। इन रियलिटी शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो सर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर डिमिनिशिंग रेट पर, और फिर टोटल प्रोडक्ट इवेंचुअली फॉल्स। याद आ रहा है आपको? मैंने बोला था प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड। अब जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, तब कॉस्ट बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब जब आउटपुट तेजी तेजी से बढ़ता है तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हौले हौले बढ़ता है। जब आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता है तब कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से बढ़ता है। सो शॉर्ट रन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप होता है इनवर्स एस। क्या शेप होता है? इनवर्स एस। ये देखिए इनवर्स एस है ये। रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रीजन क्या है सर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो शॉर्ट रन में टीवीसी कर्व इज इनवर्स शेप्ड। व्हाई सर? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बढ़िया बात है सर। अब आप लोगों को समझा दूं मैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है क्लास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 80 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका बताइए? 180 रुपीज। यस और नो? यस सर, बात समझ में आता है। टोटल कॉस्ट हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ये रहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल कर्व दिख रहा है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब यहां पे कॉस्ट सेम रहता है, आउटपुट के साथ पलटता या बदलता नहीं है। कॉस्ट सेम रहता है, आउटपुट के साथ पलटता या बदलता नहीं है। ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट भी इनवर्स एस शेप्ड होता है। क्यों? अगेन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। प्रोडक्शन में मैंने आप लोग को पढ़ाया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के बाद ही। सो आपको मैं समझा दूं ये। अच्छा, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बदलता, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो भी कभी नहीं बदलता। सर हम लोग समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। गुड टू सी दैट, गुड टू सी दैट। चलिए, हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट,
एक बात याद रखिएगा कि टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, आप कुछ नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं बना रहे हो, तब भी आपको अपना फिक्स्ड कॉस्ट यानी फैक्ट्री का रेंट तो भरना पड़ रहा है तब भी। हाँ, तब वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। तो एट जीरो यूनिट क्वांटिटी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लो, एट क्वांटिटी लेवल जीरो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एट क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर वी अंडरस्टैंड दिस नाउ। चलिए डन है, बढ़िया बढ़िया बात है सर, बढ़िया। अब हम लोग अभी भी शॉर्ट रन कॉस्ट में है। किस में है? शॉर्ट रन में। जब भी आपको शॉर्ट रन बोलूं, आपको दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए? प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन से ये इंस्पायर्ड है कि शॉर्ट रन पीरियड मतलब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स्ड है ही। शॉर्ट रन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर होंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी। पर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? एवरेजेस। तो आइए एवरेजेस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को समझाता हूं। इधर देखिए एक टेबल होगा, देखिए स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? कि सर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, पर टोटल फिक्स कॉस्ट बदलने वाला नहीं है। आप देखिए मैंने हर लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट को जो रखा है वो एग्जैक्टली सेम रखा है। हर लेवल पे मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को एग्जैक्टली सेम रखा है। ठीक है सर। तो अब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट समझो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं, एएफसी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। बराबर बात है। अब इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी है, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास। 1000 डिवाइडेड बाय 1, 1000 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है बताइए? 1000 होता है। फिर 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बताइए? 500 होता है। स्टूडेंट्स 1000 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 333.33। 1000 डिवाइडेड बाय 4 होता है 250। 1000 बाय 5 होता है 200। 1000 बाय 6 होता है 166.67। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, क्वांटिटी आपका बढ़ते जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आपका बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका गिरते चला जा रहा है। ऐसे शेप को ये लिख सकते हैं आप लोग, बेहद जरूरी है आपके लिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऐसे शेप को, शेप देखना चाहोगे? ये रहा, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट हाई लेवल से स्टार्ट हुआ और कंसिस्टेंटली क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरते ही चला जा रहा है, गिरते ही चला जा रहा है, गिरते ही चला जा रहा है। इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, AFC is equals to rectangular hyperbola. AFC is equals to rectangular hyperbola. Sir, we certainly understand this. AFC is equals to rectangular hyperbola. अंडरस्टूड है क्या? हाँ सर अंडरस्टूड है सर। AFC है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने लगा दिया है एज यू हैड आस्क्ड मी फॉर, जैसा आपने हमसे मांगा था। अब क्लास अब क्या है? अब क्या है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बच्चे मैं आपको समझा दूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो, तीनों का शेप यू शेप्ड होता है। क्या होता है? यू शेप्ड। MCQ एग्जाम है, शेप से मतलब है, क्यों है वो बता दे रहा हूं,
बट बहुत ज्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है आपको। एवीसी, एसी और एमसी यू शेप्ड है, समझाने के लिए एक बार बोलूंगा, बट मेन बात आपको ध्यान रखना है कि एसी, एवीसी और एमसी यू शेप्ड है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ड्यू टू लॉ ऑफ वीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सर हम लोग समझ पा रहे हैं? सर वी आर इंडीड एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, तो यहां पर यू शेप्ड है, ये देखो ये रहा यू शेप्ड, ये रहा यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको देखना है, क्योंकि ये लोग स्टेटमेंट में पूछते हैं। शुरुआती तौर पर आप देखिएगा एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में गैप काफी ज्यादा है। धीरे धीरे एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो गैप है, देखिएगा वो गैप जो है वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। क्यों? आप लोग को एक चीज समझना है स्टूडेंट्स, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो एक डिस्टेंस है एटीसी और एवीसी के बीच में। अच्छा, जैसे जैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो और क्वांटिटी और बनाते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ते चला जाता है कि घटते चला जाता है? घटते चला जाता है। आप लोग को अभी तो दिखाया, याद एक्सपेरिमेंट देखो, टीएफसी, टीएफसी आप लोग देखो 1000 1000 1000 1000 1000, क्वांटिटी देखिए 1 2 3 4 5। सो बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हुआ? 1000 बाई 1000, 1000 बाई 2 500, 1000 बाई 3 333.33, 250, 200। सो बच्चे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट घट रहा है, और अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते चला जा रहा है तो उनके बीच का दूरी भी कम होते चला जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या ATC और AVC will this two, they are coming closer to each other, so will they touch each other? लिख लीजिए नोट, ATC and AVC, नोट नोट, आप बुक में लिखिए, कॉपी में लिखिए, आपकी इच्छा है। नोट, ATC and AVC will never intersect or touch each other. ATC and AVC will never intersect or touch each other as AFC can never be zero. टच करना मतलब AFC को जीरो करना, टच करना मतलब ATC और AVC इक्वल हो गया। क्या ATC और AVC कभी भी इक्वल हो सकता है? क्या नहीं, क्योंकि उनके बीच में हमेशा एवरेज फिक्स कॉस्ट का दीवार खड़ा रहेगा। तो काफी क्लोज आ सकते हैं, बट कैन दे टच ईच अदर? नेवर, दे कैन नॉट टच ईच अदर एवर। चलो आगे बढ़ता हूं, और भी चीज है, चिंता नहीं करो। अब आप लोगों से मैं चाहूंगा आप लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखिए। जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होते जाता है? बढ़ते चला जाता है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है। अरे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैं अपने, मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में रन कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? अब चाहे एक महीना इंस्टीट्यूट में छुट्टी रहे, चाहे एक महीना इंस्टीट्यूट जैम पैक्ड रहे, मेरा रेंट क्या बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला। तो रेंट सेम है हर जगह, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है। पर जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं रहता, बदलते जाता है। अब एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मानो एक यूनिट प्रोड्यूस किए, तो एक यूनिट में कितना वेरिएबल फैक्टर लगेगा? एक। मान लो एक वेरिएबल फैक्टर 50 रुपए का आता है, एग्जाम्पल। तो एक वेरिएबल फैक्टर 50 रुपया का, तो स्टूडेंट सोचता है दो वेरिएबल फैक्टर 100 रुपया का, तीन वेरिएबल फैक्टर 150 का, 10 वेरिएबल फैक्टर 500 का।
क्या एग्जैक्टली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन काम करता है? मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही काम नहीं करता, क्योंकि रियल लाइफ में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। मतलब जब आप क्वांटिटी और बढ़ाते हो ना, जब आप और प्रोड्यूस करते हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो सेम क्वांटिटी से नहीं बढ़ता। मतलब एक यूनिट चिप्स बनाए तो 50 रुपया बढ़ा, दो बढ़ाए तो 100 बढ़ा, तीन बढ़ाए तो 150 बढ़ा, फोर बढ़ाए तो 200 बढ़ा। ऐसा रियल लाइफ में काम नहीं होता है। तो क्या होता है, देखिए, पहले जीरो था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कब? जब आउटपुट प्रोड्यूस्ड कितना था? जीरो। जब आपने एक यूनिट बनाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 50 लगा। जब आपने दो यूनिट्स बनाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना लगा बताइए? 90 लगा। जब आपने तीन यूनिट्स बनाया तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 140। इसका मतलब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, शुरुआत में कॉस्ट बढ़ा धीरे धीरे। देखो पहले 50 से बढ़ा, फिर 1 से 2 पे गए तो कॉस्ट कितने से बढ़ा? 40 से बढ़ा। मतलब कॉस्ट पहले धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने यही तो आपको समझाया था, पहले प्रोडक्शन जोर जोर से बढ़ता है तो कॉस्ट पहले धीरे धीरे बढ़ता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आगे देखिए आप लोग, फिर अब आपका कॉस्ट, जब प्रोडक्शन स्लोली बढ़ता है तब कॉस्ट जोर से बढ़ता है। तो देखिए 50 से बढ़ा, फिर थर्ड से फोर्थ गए तो 56 से बढ़ा, फोर्थ से फिफ्थ गए तो आपका 59 से बढ़ा, फिफ्थ से सिक्स्थ गए तो 70 से बढ़ा, सिक्स से सेवेंथ गए तो 75 से बढ़ा, सेवेंथ से एट गए तो 80 से बढ़ा। मतलब शुरुआत में टोटल वेरिएबल कॉस्ट धीरे से बढ़ता है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोर से बढ़ता है। ठीक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो बोलता है उसका उल्टा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता था कि पहले आउटपुट जो बढ़ता है, प्रोडक्शन जो बढ़ता है, वो पहले तेजी से बढ़ता है। तो यहां देखिए, जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तब कॉस्ट स्लोली बढ़ा, और जब प्रोडक्शन स्लोली बढ़ता है तब कॉस्ट तेजी से बढ़ता है। यू हर्ड दैट करेक्ट। और आप लोग को मैं बताऊं मार्जिनल कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट भी कर सकते हैं, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट आप लोग को पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो चेंज इन बोथ हो सकता है। जैसे देखिए इधर पे, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 से 50 यानी 50 से बढ़ा, 50 से 90 यानी 40 से बढ़ा, 90 से 140 यानी 50 से बढ़ा, 40 से 196 यानी 56 से बढ़ा, 196 से 255 यानी 59 से बढ़ा, 255 से 325 यानी 70 से बढ़ा, 325 से 400 यानी 75 से बढ़ा, 400 से 480 यानी 80 से बढ़ा, 480 से 570 यानी 90 से बढ़ा, 570 से 670 यानी 100 से बढ़ा, 670 से 780 यानी 110 से बढ़ा, 780 से 1080 यानी 300 से बढ़ा। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। दोनों में सेम आंसर आएगा, चेक करना चाहोगे? बिल्कुल सर। ये देखो, 1000 से 1050 यानी कितने से बढ़ा? 50 से। 1050 से 1090 यानी 40 से। 1090 से 1140 यानी 50 से। समझ आ गया क्या? तो यानी कि आप लोग लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, लिखिएगा, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट by change in quantity या change in total cost by change in quantity, by change in quantity। मार्जिनल कॉस्ट का ये दोनों फॉर्मूलाज है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। बराबर बात है सर, बराबर बात है सर। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एसी और एमसी के बीच का रिलेशन। इधर ध्यान से सुनिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, आई विल शो इट टू यू हियर, एकदम यहां ध्यान दीजिएगा।
खाली 2 ग्राफ्स आप लोगों को देखना है और कुछ भी नहीं. लेट मी शेड देम विथ रेड, जिससे ध्यान आपका उधर ही जाए और कहीं नहीं जाए. मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, बस. ओनली दिस 2 ग्राफ्स आई वांट यू टू सी. पे अटेंशन. जब एसी फॉल हो रहा है, लुक, क्या एसी फॉल हो रहा है? एसी मतलब एटीसी. व्हेन एसी फॉल्स, देखिए जब जब एसी गिर रहा है तब तब एमसी जो है वो एसी से नीचे है. एमसी इज लेस देन एसी. व्हेन एसी फॉल्स लिखिए, व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी. लिखिएगा, व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी. देखिए आप लोग नोटिस कीजिए. इधर ध्यान दीजिए. When AC falls, MC is less than AC. बढ़िया बात है जी. अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए. जब ATC एवरेज टोटल कॉस्ट अपना रॉक बॉटम यानी अपना लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, तब MC और AC इक्वल होता है. तो लिखिए, when AC is minimum या लोएस्ट, जो भी बात बोलो, when AC is minimum, MC is equals to AC. ठीक है क्या? बात मानते हो? जब AC फॉल हो रहा है तो MC AC से कम है. जब AC मिनिमम है तब MC और AC इक्वल है. और तीसरी बात देखिए, व्हेन AC राइजेस, आप लोग ध्यान दीजिए, जब AC राइज हो रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब AC राइज हो रहा है, कैन यू सी दिस राइज? जब AC राइज हो रहा है, जब AC राइज हो रहा है तो MC AC से ऊपर है, ग्रेटर है. व्हेन AC राइजेस MC is greater than AC. MC is greater than AC. When AC rises, MC is greater than AC. When AC rises, MC is greater than AC. बराबर बात है सर, बराबर बात है सर. ये यहां पे याद रखिएगा कि जब ये रिलेशन AC और MC के बीच में है, लिखो नोट, सेम रिलेशन बिटवीन AVC एंड MC लाइक AC एंड MC. तो जो रिश्ता AC और MC के बीच में है, सेम रिश्ता AVC और MC के बीच में भी है. सेम रिलेशन बिटवीन AVC एंड MC लाइक AC है. मतलब आप लोग यहां हर जगह जहां जहां AC लिखा है वहां वहां अगर आप AVC रिप्लेस कर दो तो भी बात एकदम सही बैठ जाएगा. समझ में आती है नहीं आती है बातचीत? यस और नो यार? यस सर. अब एक इंटरेस्टिंग बात और, मिनिमम तो दोनों अचीव करते हैं, मिनिमम तो दोनों अचीव करते हैं. राइट सर, दैट्स करेक्ट सर. ये देखो, ये रहा, एक सेकेंड ना, ये रहा AVC और ये रहा ATC. तो स्टूडेंट्स, MC दोनों को मिनिमम पॉइंट से हिट करता है, पर पहले अपना मिनिमम कौन अचीव करता है? AVC. लिखो नोट, AVC अचीव्स, क्योंकि MCQ है, you cannot miss anything. Note, AVC achieves its minimum point, AVC achieves its minimum point before AC. AVC achieves its minimum point before AC. सर समझ में आता है? सर इन पर क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है? पूछा भी जाता है और अभी अपने प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करा जाए बिफोर आई टीच यू एनीथिंग फर्दर. लेट्स गो क्लास. कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, कॉस्ट और प्रोडक्शन के MCQs यू कुड से.
आ जाइए, न्यूमेरिकल टाइप कर रहा हूं प्रैक्टिस। आर वी रेडी? देखिए क्वेश्चन 14 पर आइएगा, पहले प्रोडक्शन का देखते हैं। हाँ, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चंस 14 to 16। ओके, बढ़िया बात है। जब 0 यूनिट्स ऑफ लेबर है, मतलब लेबर ने कोई काम नहीं किया, लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है मेरा, तब मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अच्छा, 1 घंटा वर्कर से काम करवाएं तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्ट भी 100 यूनिट है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 100 यूनिट है। अब यहां पर जब 2 आवर्स ऑफ लेबर है, जब 2 आवर्स ऑफ लेबर है, तो अब सवाल आता है 2 आवर्स ऑफ लेबर में क्या होता है, टोटल आउटपुट निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि टोटल निकालना है तो मार्जिनल को ऐड कर दीजिए, इतना सा काम कर दीजिए। 100 और 80, 180, ये देखिए 180। सो व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड? तो भैया 180 आएगा, 180 आएगा। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3rd आवर ऑफ लेबर? 3rd आवर ऑफ लेबर मतलब 3rd पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मैंने आपको क्या सिखाया है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट देखो, लेबर 1 घंटे से बढ़ा, तब टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? 60 से। बस हो गया खत्म, 60 60। अरे समझ आती है क्या? समझ आती है बातचीत? नहीं आती है यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये आया 100 + 80 करके, ठीक है। ये आया आपका 240 - 180 करके। ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर? भाई एवरेज प्रोडक्ट का अगर बात करें, यहां आ गया एपी। एपी क्या है? टीपी बाई एल, टोटल प्रोडक्ट by units of labor, total product by units of labor। so total product by units of labor है, तो क्वेश्चन है what is the average product of first 3 hours of labor? so यानी कि टोटल प्रोडक्ट है 240 बाई लेबर है 3, so 240 बाई 3 यानी कि 80, एवरेज प्रोडक्ट हो गया 80। गेम ओवर, गेम ओवर 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन? कौन सा कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा? कौन सा? सोच के देखिए। अरे भैया, एवरेज कॉस्ट तो यू शेप होता है, तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ा और फिर पहले घटा और फिर बढ़ा, तो एवरेज कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड है। आज ही बताया, जो चीज यू शेप्ड है वो चीज तो कॉस्ट कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट ये भी यू शेप होता है। फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहता है, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ते ही चला जाता है। कब आपने देखा है कि वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है? कब घटते हुए देखा है वेरिएबल कॉस्ट को? जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड कम हो जाता है, कभी कभी वो स्पीड बढ़ जाता है, पर वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा बढ़ ही रहा है। नहीं समझे? आइए जरा वेरिएबल कॉस्ट को जरा देखिए, थोड़ा सोचिए, सोचने का दायरा अपने को बढ़ाना पड़ेगा क्लास। ये देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कहां आपको वेरिएबल कॉस्ट गिरता हुआ नजर आ गया? जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड कभी तेज हो जाता है, वो स्पीड कभी स्लो हो जाता है। ये बात हम मानते हैं, ये बात हम मानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की गति में बदलाव आ सकता है, पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो कंसिस्टेंटली रहा है। एकदम सही जवाब है सर ये। चलिए आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो, लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व्स इज नेवर यू शेप्ड? एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है? अगर आज आपने ध्यान दिया है
तो आज ही पढ़ाया हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी सब यू शेप्ड होते हैं। सर सही है जी, सही है सर। टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ठीक है, हम समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट फिक्स्ड है। इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड कॉस्ट है। इक्विपमेंट का कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। अरे पर रॉ मटेरियल्स तो वेरिएबल है ना। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या है भाई? आज आप एक पैकेट चिप्स बना रहे हो तो आपको एक आलू का दरकार है। आप 2 पैकेट बनाओगे तो आपको 2 आलू का दरकार है। 10 पैकेट बनाओगे तो 10 आलू का दरकार है। In the short run, when output of a firm increases, when output of a firm increases, याद करिए एवरेज फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज। अरे एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमेशा गिरते ही चला जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट को कब आप बढ़ते हुए देखे हो? याद है कि नहीं याद है? टोटल फिक्स कॉस्ट 100 100 100, इधर देखिए 100 100 100। हाँ, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी। ये देखो 100 गिरा, फिर गिरेगा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। चलिए, अभी इसका बारी नहीं आया है क्योंकि अभी तक ये बताए नहीं है, तो लेट इट बी, है ना, लेट इट बी। जब बारी आएगी तब बात करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट? याद आना चाहिए लास्ट क्लास का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट दैट रिजल्ट्स इन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश, जहां पे पैसा सच में लग रहा है, पैसा जा रहा है आपके पास से। ठीक है। wages a proprietor could have made by working as an employee of a large company, वो पैसा जो ओनर कमा पाता अगर वो खुद कहीं नौकरी कर रहा होता। क्या ये है? नहीं, गलत जवाब। ये implicit कॉस्ट है जी, ये implicit कॉस्ट है। the income that could have been earned in alternative uses by the resources owned by the firm, income that could have been earned implicit है। पेमेंट ऑफ वेजेस बाय अ फर्म, ये हुआ ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फर्म ने वेजेस पे किया, मतलब सच में यू हैड टू पे, सच में यू हैड टू पे, सच में यू हैड टू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of implicit cost? Which of the following is an example of implicit cost? Interest that could have been earned on retained earnings used by the firm to finance expansion। ठीक लग रहा है? पेमेंट ऑफ रेंट बाय द फर्म एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या? वो जो आप कमा सकते थे पर आपने अपने बिजनेस में ही उस पैसे को यूज कर लिया, तो आपको वो कमाई का जरिया नहीं मिला। सो आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एकदम सही जवाब है। चलो बढ़िया बात है। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसा है, मुझे जो फीलिंग आ रही है ये लोग यहां से वो ही पूछने वाले हैं। टीएफसी पूछेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछेंगे, मार्जिनल पूछ लेंगे। देखो ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कब आता है, समझ में आ गया ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। आर वी रेडी? पहले तो मैं पूरा ही भर दे रहा हूं, सब कुछ निकाल दे रहा हूं। एग्जाम में वी डोंट नो व्हाट विल कम। देखिए, सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट का बात करिए। जब क्वांटिटी नहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है तब भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो वो कौन सा कॉस्ट है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। अरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब भी रेंट तो लग ही रहा है, तब भी वर्कर लोग को सैलरी तो जा ही रहा है। सो तो क्वांटिटी जीरो है
तब टोटल कॉस्ट 240 है, तो जो क्वांटिटी जीरो पे टोटल कॉस्ट है वही आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है। और टोटल फिक्स कॉस्ट एक बार निकल गया, फिर बेवकूफी है दोबारा कैलकुलेट करना, धड़ा धड़ लिख दो, धड़ा धड़ लिख दो, ये लो धड़ा धड़, एकदम जल्दी से जल्दी। हेलो, यस और नो? ठीक, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल दिया हूं, क्यों ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दूं। इतना कुछ पूछा नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा हूं। इधर देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आज आप लोगों को बताऊं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। सो 240 माइनस 240 0, 330 माइनस 240 90, 410 माइनस 240 170, फिर 240, फिर 300, 610 माइनस 340 यानी 370, 690 माइनस 240 यानी कि 450, 450 बराबर है। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, देखिए जीरो यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एनीथिंग बाय जीरो इंफिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है, दोनों हमारे काम का नहीं है, तो रहने दीजिए। चलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का बात करें, 240 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है? 240, 240 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 120, 240 बाय 3 80, 240 बाय 4 60, 240 बाई 5, अगर आप लोग देखेंगे 240 बाई 5 तो 48 आ रहा है, 240 बाई 6 देखेंगे तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो डैश दे दिए। अब देखिए एक एक करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 90 बाई 1 90, फिर 170 बाई 2 85, फिर 240 बाई 3 80, 300 बाई 4 75, 370 बाई 5, 370 बाई 5 अगर आप लोग देखेंगे तो 74 आ रहा है, ठीक है। और 450 बाई 6 अगर आप लोग देखेंगे, 450 बाई 6 आ रहा है 75, हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर एवरेज कॉस्ट का बात करेंगे, सभी निकाल दे रहा हूं, एवरेज कॉस्ट डैश है, इन दोनों को ऐड कर दो, 330, 120 और 85 को ऐड कर दो, 205, 80 80 160, 60 और 75 135, 48 और 74, तो यहां पर आ जाएगा 26, 122, ओके। एंड ये आ रहा है 115, 100, ये तो 122 है, दैट इज ओके, ठीक है। 115 क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ठीक है ना, क्योंकि 74 और 48 है। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं सर, इतना डन हो गया। मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल देते हैं, सब कर दिए तो मार्जिनल कॉस्ट को क्यों भला छोड़े। चेंज इन टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, जीरो यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होता, जीरो नहीं होता है, जीरो यूनिट पे कैलकुलेट नहीं होता है, मिस्टेक मत करिए। मैंने एक स्टूडेंट को नोटिस किया है, उसने बोला हाँ जीरो यूनिट पे तो जीरो ही होता है, बेकार बात है, जीरो यूनिट पे कैलकुलेट ही नहीं होता है, इसीलिए डैश दिया जाता है। जीरो लिखने का मतलब यू कैलकुलेटेड इट एंड फाउंड इट टू बी जीरो। अच्छा चलिए, तो अब देखिए यहां पर टोटल कॉस्ट 240 से 330 यानी 90 से बढ़ा, 330 से 410 यानी 80 से बढ़ा, यहां पर 70 से बढ़ा, ये 60 से बढ़ा, फिर यहां पर 70 से बढ़ा, एंड यहां पर 80 से बढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट है ये। अब इतना कुछ कर दिया हूं, फाइनली बेचारे जो सच में पूछ रहे हैं वो तो निकाल ले, इतना कुछ करना नहीं था, ठीक है। सब नोट कर लीजिएगा, सब कोई नोट कर लीजिएगा इतना बातचीत, इन योर रिस्पेक्टिव बुक्स और कॉपीज वॉट एवर यू हैव। वेट कर रहा हूं, फिर सॉल्व करता हूं एमसीक्यूज।
सर हम बात स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा, पीपल आर नोटिंग इट डाउन, नोट करो, नोट करो, आराम से नोट करो। चलो ठीक है, इधर देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आज अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ आउटपुट का पूछा जाए, तो देखिए 2 यूनिट ऑफ आउटपुट का एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल कर आ रहा है 120। अब तो खाली देखना और वैल्यू पुट करना है। 120 आ गया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, 6 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट, ये रहा एमसी 6 यूनिट, कितना आ रहा है 80। तो बस 80 ढूंढो और मार्क कर दो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कब ऑकर होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का मतलब क्या, समझिए। स्टेज 1 होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तब आउटपुट तेजी से बढ़ता है और कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता है। पर जब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है तब आउटपुट स्लोली स्लोली बढ़ता है पर कॉस्ट जोर से बढ़ता है। तो यहां पे कॉस्ट जो बदला है, मार्जिनल कॉस्ट को देखो। आप लोग ये देखना, अगर आपको देखना आता है तो यहां देखिए 90 से 80 कॉस्ट कम हुआ, फिर से कॉस्ट कम हुआ, फिर से कॉस्ट कम हुआ। जब जब कॉस्ट कम होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आउटपुट तेज हो रहा है पर कॉस्ट कम हो रहा है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। पर आप देखिए फर्स्ट टाइम ट्रांजिशन 60 से 70, फोर्थ यूनिट से फिफ्थ यूनिट पे जा रहे हो तो कॉस्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जिस तेजी से बदल रहा है वो तेजी बदल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट को देखना है। तो 60 से 70 हो रहा है फोर्थ यूनिट से फिफ्थ यूनिट पर, तो फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट इज द आंसर। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। चलिए, रिलेशन के आधार पर सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स हियर इट आउट, लेट्स हियर इट आउट क्लास। Which of the following is true of the relationship between marginal cost function and average cost function? क्या हमने एमसी और एसी के बीच का रिलेशन पढ़ा है क्या आज? क्या पढ़ा है क्या? हाँ, याद आ रहा है मुझे। क्या याद आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। सिंपल सा बात है, जब एसी फॉल होता है तब एमसी एसी से कम है, जब एसी राइज होता है तब एमसी एसी से ज्यादा है। और एमसी एसी को कहां मीट करता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। इन तीनों में से ही कुछ पूछा होगा। रिलेशन में कोई चौथा बात पूछ नहीं सकता है, देखते हैं। इफ एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी, एटीसी इज फॉलिंग, गलत। क्योंकि एमसी अगर ग्रेटर है एसी से तो एसी राइजेस। एटीसी इंटरसेक्स एमसी एट मिनिमम एमसी, नो, एट मिनिमम एसी। एमसी इंटरसेक्स एसी एट मिनिमम एटीसी, ये हुआ बात। डी पढ़ना ही नहीं है मुझे, सी मेरा सही आंसर आया। एमसी एसी को कहां मीट करता है, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एटीसी।
क्या आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर हैज बिन डन? ठीक है सर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए. लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग is true of the relationship among the average cost functions. देखिए ATC is AFC minus AVC, क्या बकवास है. ATC होता है AFC प्लस AVC, उल्टा बात करते हैं यार ये लोग. ये देखिए यहाँ पे AVC है AFC प्लस ATC, पूरा ही गलत घटिया बात. ये भी गलत, ये सही है कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है. ओके ओके सर, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट यही कांस्टेंट रख दिए, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इधर भेज देंगे, तो ATC माइनस AVC इज इक्वल्स टू AFC. ये आ गया AFC, तो AFC इक्वल्स टू ATC माइनस AVC. दैट्स द करेक्ट आंसर. सर हमें बात समझ में आ रहा है, सर हमें बात समझ आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a determinant of the firm's cost function? मतलब फर्म का कॉस्ट निकालते वक्त इनमें से कौन सा मैटर नहीं करता? लेट्स सी, प्राइस ऑफ लेबर, प्रोडक्शन फंक्शन, टैक्सेस, प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट. एक बात बताओ, प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट से कॉस्ट का क्या लेना देना है? अरे फर्म का आउटपुट मतलब फर्म का सेलिंग प्राइस. क्या फर्म का सेलिंग प्राइस फर्म का कॉस्ट कैलकुलेट करवाता है? कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प कर सकता है, पर क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है? थोड़ा सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट, which of the following statement is correct concerning relationship among cost functions? TC है TFC प्लस TVC, ये गलत है. TVC है, ये भी गलत है. ये सही है, TFC है टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सही है. आगे क्या है? अभी यहां पर सुनिए. सपोज आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन. क्या लिखा है? आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन. तो बच्चे जब आउटपुट बढ़ रहा है शॉर्ट रन में, तब टोटल कॉस्ट का क्या हो रहा है? आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ओनली, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली. ये बात ठीक लग रहा है, आगे पढ़ते हैं. इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अरे शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट बढ़ता नहीं है. डिक्रीज इफ द फर्म इज इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. नहीं, ऐसा नहीं है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो टोटल कॉस्ट कम हो जाता है. टोटल कॉस्ट क्या कम होने लग जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो टोटल कॉस्ट जो बढ़ता है वो सिर्फ किसकी वजह से बढ़ता है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. चलिए दो और न्यूमेरिकल्स, तीन और न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन करता हूं एंड उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाई लिखाई करते हैं. क्या? लेट्स गो. A firm's average total cost is 300 at 5 units of output and 320 at 6 units of output. समझिएगा, जब क्वांटिटी 5 है तब फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट 300 है, और जब क्वांटिटी 6 है तब एवरेज टोटल कॉस्ट 320 है. ओके. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट क्या है? क्या पूछा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट. मैं बोला मार्जिनल कॉस्ट को भूल जाओ एक बार, पहले टोटल कॉस्ट निकालो. टोटल कॉस्ट क्या होता है इधर समझिएगा.
टोटल कॉस्ट होगा 5 इंटू 300 1500। क्यों सर, नहीं समझे? अरे बाबा, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। अब एवरेज टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 300, टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी कितना है 5, सो टोटल कॉस्ट इज 300 into 5. Oh my god, that's 1500. That's 1500. आगे नेक्स्ट टोटल कॉस्ट क्या है? 6 इंटू 320, 6 इंटू 320 क्या होता है बताइए? 1920। कितना होता है? 1920, 1920 आता है, बराबर बात है। अब बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6th यूनिट, मतलब सिर्फ एक यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाया तो कॉस्ट में कितने का बदलाव आया? 420 का। The marginal cost of 6th unit is change in total cost from 1500 to 1920, यानी 420 से बदला। क्या समझ आ रहा है क्या बातचीत? नोट करेंगे, नोट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वन पे। A firm producing 7 units of output, अच्छा तो यानी कि क्वांटिटी 7 यूनिट्स है, हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। ओके ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट 150 है, ठीक है। एंड हैज टू पे ₹350 टू इट्स फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे तो फिक्स फैक्टर का कॉस्ट है 350, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? या ये क्या, कैसा क्वेश्चन घुमा के दिया है? हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल में पूछ सकता था क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या जाता है इनका? घुमा के पहली सुलझवाए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। क्वांटिटी है 7 यूनिट्स, एवरेज टोटल कॉस्ट है 150। मैं बोल रहा हूं एवरेज टोटल कॉस्ट पता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना आता है क्या आपको? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी। तो आज अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालूं तो 350 बाई 7 यानी कितना आया डियर? 50। कितना आया डियर? 50। आज आप लोग सोच के देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट में से आज अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिएगा, यदि आप एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा डियर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 100 आ गया। हेलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 100 आ गया। सर आप ठीक बताते हैं, सर आप ठीक बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। A firm has a variable cost of ₹1000 at 5 units of output। अच्छा मतलब जब क्वांटिटी 5 है तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1000 है। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 400 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज टोटल कॉस्ट निकालो एट 5 यूनिट्स। मांगा भी तो क्या, टोटल कॉस्ट निकाल लो, कितना हो गया? 1400। कितना हो गया? 1400। और मांगा क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो बच्चे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सॉरी 1400 है ना, 1400 बाई 5। आज आप लोग अगर इसको करोगे तो 280 आ रहा है अपेरेंटली। 280 is the correct answer dear students। 280 is the correct answer dear students। बढ़िया बात है भाई, भाई बढ़िया बात है सर। एक और कर लो यार, आ जाओ। A firm's average fixed cost, एकदम ध्यान, पिन ड्रॉप अटेंशन। एवरेज फिक्स कॉस्ट है 20। A firm's average fixed cost is 20
at 6 units of output. ठीक है, समझ आता है. What will it be at 4 units of output? It मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. सो बच्चे, मैं आपको जानता हूं, मैं बोलूंगा एवरेज निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं. टोटल दिया हुआ है, एवरेज निकालना है तो डिवाइड करो. एवरेज दिया हुआ है, टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करो. सो 20 इंटू 6 इज 120. अब पूछा है एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 4 यूनिट्स. तो बच्चे ये क्या कोई बड़ी बात है? 120 बाई 4 ले उड़ा दिया, 30. एक्सक्यूज मी. चलो आ जाओ, थोड़ा सा अब टेक्स्ट में चलते हैं वापस. हैविंग डन सम क्वेश्चंस, नॉट ऑल. स्टूडेंट्स, we are finally on to which type of cost curve? long run average cost curve. इस पे क्वेश्चन आया है PYQs में, मैं आपको स्ट्रेट अवे वो मार्क करा सकता हूं. ठीक है, पर पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. बच्चे लॉन्ग रन में आप आ गए हो. लॉन्ग रन वो समय है जहां कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है. लिखो लॉन्ग रन एवरेज. लॉन्ग रन मीन्स लिख लीजिए. long run means only variable factors. Long run means only variable factors. long run means only variable factors. अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, जो एग्जाम में आया था, मैं बोला था, सुनो. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर आल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व्स. लिख लीजिए एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लांट, PLANT, प्लांट कर्व्स बोलते हैं. और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को प्लानिंग या प्लान्ड कर्व या एनवेलप कर्व बोलते हैं. प्लान्ड या एनवेलप कर्व बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो मेरा हेडेक है, मैं बता दूंगा, पर याद रखना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लान्ड कर्व बोलते हैं. याद रखिएगा, दिस हैज बीन कमिंग इन द PYQ, तो लिख लेना PYQ बताया सर ने. ठीक है, ठीक है. अब आपके सवाल का जवाब. एक्चुअली ये एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज है, शॉर्ट रन है. देखो लॉन्ग रन बहुत सारे शॉर्ट रनों को मिलाकर बना है. अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एज एन एनवेलप होल्ड करके रखता है, इसलिए LAC कर्व को एनवेलप कर्व बोलते हैं. इसलिए इसको एनवेलप कर्व बोलते हैं. ये देखिए यहां पे लिखा है, देखिए मैं दिखाता हूं. As shown in the figure, for producing OM, the corresponding point on LAC curve is G, and the short run average cost curve SAC2 is tangent to the long run average cost at this point. Thus, if a firm desires to produce OM, firm will construct a plant corresponding to SAC2 and will operate on this curve at point G. इसका मतलब कोई भी SAC कर्व टेंजेंट होगा LAC कर्व को. क्या होगा? LAC कर्व को, या LAC कर्व टेंजेंट होगा SAC कर्व को. ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LAC कर्व का क्या शेप है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप U शेप था. यहां पर नोट करिए, लिखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो U शेप्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज आल्सो U शेप्ड. इस बार नॉट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होता. ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये क्या है इकोनॉमीज और ये डिसइकोनॉमीज सर? अभी बताता हूं. ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल,
ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट रन में कोई भी यू शेप का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन में एलएसी कर्व यू शेप है ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये क्या कहानी है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ये मैं आप लोगों को अभी के अभी बताता हूं। देखो इधर पे, ठीक है, आ जाओ। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्टूडेंट्स, आज ना मैं एक टीवी शो देख रहा था सुबह में। आई विल टेल यू द शो नेम एंड उससे मैं आपको इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझा सकता हूं। शो का नाम था टाइटन द इंडिया स्टोरी। व्हाट इज इट ऑन? जो टाटा ग्रुप ने टाइटन की वॉचेस निकाली थी ना, ये उसका स्टोरी है कि टाइटन का घड़ी कैसे आया, मतलब कैसे टाटास के दिमाग में आया और कैसे क्या होते चला गया। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से सर। मैं आपको बताता हूं। टाटा ग्रुप है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में घड़ी बनाना है, मुझे और आपको भी बनाना है घड़ी। मान लो हम में से कोई सोचा कि हम लोग ना घड़ी का टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और घड़ी बनाएंगे हम लोग। अब एक बात बताओ, घड़ी बनाना है तो दो तीन चीजों का दरकार होगा। मैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक साथ में पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, सुनना। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का दरकार होगा। एक हम और आप है और एक टाटा ग्रुप है। सप्लायर सस्ते में, ज्यादा सस्ते में रॉ मटेरियल किसको देने को राजी होगा? अपने को कि टाटा ग्रुप को? टाटा ग्रुप को। क्यों? टाटा ग्रुप उनको दड़ाएगा, धमकाएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप इतने क्वांटिटी में डील करेगा। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में डील करते हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल के मामले में नहीं, आप हर जगह फायदा उठाते हो। और सुनिए, और सुनिए, बैंक से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए। आपको क्या लगता है टाटा ग्रुप ज्यादा सस्ते रेट में लोन उठा पाएगा कि मैं और आप? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ज्यादा सस्ते में लोन उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप 1-2 करोड़ का लोन नहीं लेगा। टाटा ग्रुप जब प्लांट बैठाएगा तो वो 1-2 करोड़ नहीं सोचेगा, वो 400-500 करोड़ के नीचे तो प्रोजेक्ट हाथ भी नहीं लगाएगा। टाटास और बिरलास, ये लोग कोई प्रोजेक्ट अगर 400-500 करोड़ के नीचे का होता है तो ये लोग हाथ भी नहीं लगाते, इंटरेस्टेड भी नहीं होते, देखते भी नहीं है उधर। इनके लिए फिर वो पेटी कैश हो जाता है। और अपने 1-2 करोड़ रेस करना चाहेंगे। दैट इज द डिफरेंस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप बड़ी क्वांटिटी में डील करते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? अच्छा रुको, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होते जा रहा है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलते जा रहा है। तो देखो ये है कर्व का ये पार्ट। पर एक बात बताइए, एक्सपेंशन और ग्रोथ एक हद तक ही होता है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा मैनेजर्स लगा दिए या बहुत ज्यादा फंड्स रख लिए अपने पास तो पैसा यूज हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है? पैसा वेस्ट हो रहा है। तो कॉस्ट बढ़ने लग जाता है एक हद के बाद, उसके बाद चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, कॉस्ट बढ़ने चला जाता है। इसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कॉस्ट बढ़ने चला गया, इसलिए कॉस्ट ऊपर चला गया, यू शेप हो गया। अब यहां पर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज जो होता है, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, दो तरीके का होता है, चाहे इकोनॉमी हो चाहे डिस इकोनॉमी हो। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। फिर से क्लास, एक होता है इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी, एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। इंटरनल मतलब, देखो, इकोनॉमी मतलब एडवांटेज, डिस इकोनॉमी मतलब डिसएडवांटेज। कंपनी के अंदर कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनी के पास टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी ने बेस्ट लोगों को हायर किया है, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा चल रहा है जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर ओवरऑल इंडस्ट्री में ही कुछ अच्छा चल रहा है, कंट्री में एडुकेटेड वर्कफोर्स हो रहा है, स्किल्ड लोग आ रहे हैं,
कॉलेजेस स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी एक कंपनी का फायदा है कि सबका है? सबका है। सबका पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, मतलब एक फर्म को, एक कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है पर यूनिट कॉस्ट कम होने का, तो वो इंटरनल इकोनॉमी है। पूरे इंडस्ट्री को मिल रहा है तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमी है। सेम फॉर डिसएडवांटेज, सेम फॉर डिसएडवांटेज। चलिए आ जाइए, आ जाइए सर, इधर सुनिएगा। देखिए लार्ज स्केल, पढ़िएगा मेरे साथ यहां पर जो मैंने बताया अभी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफर सर्टेन एडवांटेजेस which helps in reducing the cost of production, which helps in reducing the costs of production. Economies arising out of large scale production can be grouped into two categories. Economies arising out of large scale production can be grouped into two categories vis-a-vis internal economy and external economy. Internal economies are those economies of production which accrue to the firm when it expands its output so that the cost of production comes down. इंटरनल इकोनॉमी मतलब कॉस्ट कम हो रहा है, फर्म को फायदा हो रहा है। इंटरनल इकोनॉमीज, ये देखिए गोल्डन स्टेटमेंट, अराइजेस प्योरली ड्यू टू एंडोजेनस। एंडोजेनस मतलब फर्म के अंदर कुछ सही चल रहा है। इंटरनल फैक्टर्स relating to the efficiency of the entrepreneur or his managerial talents or his marketing strategy. These economies arise with the firm and are available exclusively to the firm. Internal economy का फायदा exclusively to the firm मिलता है। लेकिन वेट करो, on the other hand, external economies are the benefits accruing to each member firm of the industry as a result of expansion of the industry. ये हर मेंबर को मिलता है बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री ही एक्सपैंड कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ाते हैं, आपको पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिस इकोनॉमीज। अब अलग अलग इंटरनल इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी के रीजंस। सबसे पहला रीजन क्या है बताइए? टेक्निकल। सबसे पहला क्या है? टेक्निकल। जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आप क्या सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हायर करोगे कि नहीं करोगे जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लाओगे? ऑब्वियसली जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाएगा तो हम हाई स्केल सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को हायर करेंगे, हाँ या ना? स्मॉल क्वांटिटी में बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेंगे क्या? नहीं। यही लिखा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन is associated with economies of superior techniques. As the firm increases its scale of operations, it becomes possible to use more specialized and efficient form of all factors, especially capital equipment and machinery. For producing higher levels of output, there is generally available a more efficient machinery which when employed to produce a large output yields a lower cost per unit. यही तो लिखा है यहाँ पर कि जब आप बड़ी क्वांटिटी में बनाते हो तो आप बेटर मशीनरी यूज करते हो। यस और नो? यस और नो? राइट सर, राइट सर। लेकिन और हर जगह यही है लास्ट पैराग्राफ में कि एक हद तक आप एक्सपेंड करिए, उसके बियॉन्ड कॉस्ट कमेगा नहीं, बढ़ेगा। देखिए, हाउएवर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट a firm experiences net diseconomies of scale. This happens because when the firm has reached a large scale enough to allow utilization of almost all the possibilities and employment of more efficient machinery, further increase in the size of plant will bring about high long run cost because of management difficulties. क्योंकि अब एक हद के बाद मैनेजमेंट ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजेरियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। अगेन वेरी सिंपल, जैसे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन के वक्त बेटर मशीनरी खरीद सकते हो, वैसे ही जब आप लार्ज स्केल प्रोड्यूस करते हो तो आप जो टैलेंट लेके आओगे, जो मैनेजमेंट आप लेके आओगे, ऐसे कैसे लेके आओगे?
कि टॉप ग्रेड एक्सपीरियंस लोग लाओगे, टॉप ग्रेड एक्सपीरियंस लोगों को आप काम पे लगाओगे। मैनेजेरियल इकोनॉमी सेम, अभी जो आज शो देख रहा था उसी से आपको एग्जांपल देते हैं। टाइटन का स्टोरी में क्या हुआ पता है? उस समय इंडिया मेक इन इंडिया में खाली एक ही घड़ी थी, जीएमटी। उस समय मेक इन इंडिया में या मेड इन इंडिया का एक ही घड़ी था, जीएमटी। अब क्यों? क्योंकि घड़ी बनाता ही जीएमटी था इंडिया में, और टाइटन था कि भैया हम लोग को इंडिया में वॉचेस बनाना है। तो टाटा ग्रुप क्या किया, अपना कोई भी जीएमटी का पार्टी होता ना, अपना स्टाफ को भेज देता वहां पे, शुरुआत में अपने लोगों को भेज देता वहां पे, और बोलता पता करो तो इसमें कौन कौन टॉप मैनेजमेंट में है जो लोग खुश नहीं है कंपनी से, जीएमटी से। और जो लोग खुश नहीं होता उन लोग को टाइटन में बुला लेता। अब ये सब लोग एक्सपीरियंस थे जीएमटी को 20-22 साल से, बट दे वर नॉट हैप्पी विद जीएमटी। कैसे? जैसे जीएमटी को ये लोग जो मशीन लाने बोल रहे थे घड़ी बनाने के लिए, जीएमटी ला नहीं रहा था। किसी का सैलरी पुराना सैलरी चल रहा था, नया सैलरी समय के साथ नहीं बदल रहा था। टाइटन ये सब पता किया और ऐसे लोगों को जॉब ऑफर भेजता, और क्योंकि टाइटन टाटा का है तो कोई मना करता नहीं। करते 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 दे हायर्ड द एक्सपीरियंस मैनेजमेंट फ्रॉम जीएमटी, मैनेजेरियल इकोनॉमीज। पर यहीं पर अगर आप छोटे लेवल पर मैनेज कर रहे हो, आप इतना अच्छा मैनेजमेंट को हायर कर पाओगे नहीं, यही लिखा है। When output increases, specialization and division can be applied to management. It becomes possible to divide its management into specialized departments under specialized personnel such as production manager, sales manager, finance manager, etc. लेकिन as scale of production increases beyond a certain point, managerial diseconomy set in. फिर managers के लिए भी ज्यादा बड़ा स्केल संभालना मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होने लग जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी, रेड डिले इन डिसीजन मेकिंग आने लग जाता है। नेक्स्ट, कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। मैंने आपको क्या बोला था, जो रॉ मटेरियल्स है सप्लायर से ज्यादा सस्ता कौन मंगा सकेगा? टाइटन। यही लिखा है, अ लार्ज फर्म इज एबल टू प्लेस bulk orders for materials and components and enjoy lower prices for them. समझ रहे क्या? राइट। फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, लोन भी आप सस्ते में उठा सकते हो। रिस्क बियरिंग, ये सब इंटरनल बातें हैं। एक बड़ा फर्म रिस्क बियर करने में ज्यादा केपेबल होता है। ये हो गया इंटरनल खत्म। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल का बात करें तो एक्सटर्नल मतलब वो फायदे जो किसी एक फर्म को नहीं, पूरी इंडस्ट्री में सबको होंगे वो फायदे। जैसे रॉ मटेरियल सस्ता अवेलेबल है, रॉ मटेरियल सस्ता अवेलेबल है, चीपर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल, एंड कैपिटल इक्विपमेंट इज चीपर। मतलब मशीन और रॉ मटेरियल का दाम ही सस्ता हो गया, एक फर्म के लिए नहीं, सबके लिए। ये एक्सटर्नल इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ गया सस्ता, सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। क्या चैट जीपीटी जो आया है, आज आपको मैं बताऊं एआई जो आया है, ये जो वीएफएक्स एडिटिंग है ना, इसको बहुत सस्ता कर दिया है। पर बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट लोग हैं जिनका जॉब चला गया है, क्योंकि एआई ये काम कर देता है। हम लोग आपको अपना ही बताए ना, हम लोगों को पोस्टर्स बनाना रहता था, कुछ भी स्टूडेंट्स में अनाउंसमेंट सर्कुलेट करना है, तो पहले क्या होता था, मैं आज से 5-7 साल पहले का बात कर रहा हूं, जो डिजाइनर एडिटर है फोन किए, एडिटर भाई भैया अभी काम है हाथ में, करते हैं, कल करके देंगे आपको, कल करके देंगे आपको, कल करके देंगे आपको। कोई चेंजेस आया तो चेंजेस के लिए 2 घंटा बाद बात हो रहा है। अब जेमिनाई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, इनका अगर आपके पास पेड वर्जन है, आप बस बताइए इनको आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए, कितना बार आपको चेंजेस करवाना आप करवाओ, देखो देता है।
10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड में देता है। तो ऐसे लोगों का काम खत्म हो गया रातों रात। कितने सारे कंटेंट राइटर्स थे, जब कंटेंट राइटिंग ही कोई कर लेता है एआई, तो फिर कंटेंट राइटर का क्या काम है? कंटेंट राइटर क्या करता है? मेरे को पता है मुझे क्या लिखवाना है, उसी को उसी को थोड़ा बेटर वे में कंटेंट राइटर करता है। चैट जीपीटी सेम काम कर देता है। तो यही है टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी, फायदा जो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, कंपनीज और कॉलेजेस ज्यादा ट्रेंड लोगों को रेडी कर रहे हैं, स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि पेपर राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्री, कि आप मशीन बना रहे हैं तो नट एंड बोल्ट वाला फैक्ट्री बगल में ही बैठ गया, तो आपको नट एंड बोल्ट विदेश से नहीं मंगाना है, बगल से ही मिल जाएगा। ये है एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। होमवर्क क्या है आप सभी का? होमवर्क है स्टूडेंट सभी का टू सॉल्व दीज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले ये सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।